डियर स्टूडेंट्स, साइंस गुरु एनसीईआरटी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल अपने 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ वो शुरू किया था, उसका पार्ट 1 किया था। आज उसका सेकंड पार्ट अपने करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने साइंस गुरु एनसीईआरटी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना है। तो शुरू करते हैं चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कल किया था कि स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की अवस्था, स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके अंदर 3 अवस्थाएं मैंने आपको बताई थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आज हम तीनों के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे और उनका कंपैरिजन करेंगे, उनकी तुलना करेंगे कि तीनों एक दूसरे से भिन्न है, तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है कैसे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं एक टेबल बना लेता हूँ, उसके अंदर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि इधर अपने सबसे पहले क्या है कि वो करैक्टर ले लेंगे जिस करैक्टर के आधार पर अपने इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड गैस। इधर अपने करैक्टर लेंगे, ये कौन सा करैक्टर है उसको ध्यान में रखते हुए अपने ये कंपैरिजन कर रहे हैं। सबसे पहले तो उसका साइज, कि साइज कैसे रहता है, कैसा होता है, ठीक है। सबसे पहले अपने फर्स्ट ऑफ ऑल चलो नेचर देख लेते हैं इसकी। नेचर, सॉलिड जो है वो नेचर में क्या होते हैं कि सख्त होते हैं, आप उनको कह सकते हैं कि वो हार्ड होते हैं। ये सॉलिड जो होते हैं वो सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं, मजबूत होते हैं। लिक्विड जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और गैस है वो भी सॉफ्ट ही होते हैं। उनको अपने एक्चुअली तो महसूस नहीं कर सकते, जैसे स्किन की वजह से, स्किन के माध्यम से अपने उनको महसूस नहीं कर सकते, पर उनको सॉफ्ट ही माना जाता है बिल्कुल। सेकेंडली अपने इनके बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक, जो दूसरा है वो साइज है। साइज जो है वो सॉलिड का फिक्स होता है, यानी कि साइज, इसका आकार जो है वो चेंज नहीं होता। जैसे मान लो सपोज करो ये डस्टर है, तो ये डस्टर, इसका आकार चेंज नहीं होगा जब तक कि इसके ऊपर कोई बाहरी बल या इसकी वातावरणीय जो अवस्थाएं हैं, जैसे तापमान है या दबाव वगैरह कुछ ऐसा है, उनको चेंज ना किया जाए तो इसका आकार जो है कभी, यानी कि जीवन पर्यंत इसका आकार कभी चेंज नहीं होगा। दूसरे तरीके से अपने बात करते हैं कि लिक्विड जो होते हैं, द्रव जितने भी हैं, उनका आकार कैसा होता है, इनका फिक्स नहीं होता, यानी कि चेंजेबल है। इनका आकार चेंजेबल है, फिक्स नहीं होता। और सेम गैस जो है इनका आकार भी चेंजेबल है, यानी कि फिक्स नहीं होता, इनका आकार भी चेंजेबल है। अपने बात करें लिक्विड की, आप जैसे देखते हो कि पानी है वो द्रवस्था में है, उसको अगर आप गिलास में डालोगे तो गिलास का आकार ले लेगा। अगर उसको आप किसी मग में, किसी जग में या किसी प्लेट में, किसी और चीज में डालोगे तो उसका आकार ले लेगा। और गैस जो है वो भी उसी तरीके से है, अगर वो कमरे के अंदर भरी है तो कमरे का आकार ले रखा है उसने, अगर वो सिलेंडर में भरी है तो उसने सिलेंडर का आकार ले रखा है। इसी तरीके से इसका नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अपने करते हैं कि वॉल्यूम, यानी कि आयतन जो इनका है, आयतन जो है वो तीनों में कैसा होता है। इसका भी सॉलिड जो है इसका आयतन भी फिक्स होता है, यानी कि अगर ये मान लो सपोज करो कोई वस्तु है, जैसे ये डस्टर ले लो या कोई एक बॉक्स ले लो जिसका मान लो 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब, कितना भी उसका आयतन है तो वो उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे आपने एक बर्फ का कोई टुकड़ा है, पूरा उसको काटा हुआ है चारों तरफ से,
अच्छे तरीके से, तो उसका जितना आकार है एक बात तो उतना ही रहेगा। पर जैसे उसमें तापमान या दबाव जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि उसका आकार चेंज भी हो सकता है, क्योंकि उस समय क्या होगा, उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। तो मैं ये बात यहाँ पर डिस्कस कर रहा था आपके साथ कि जब तक किसी ठोस की बाहरी अवस्थाएं जो भी है, जैसे कि तापमान और दाब जो है, उनको चेंज ना किया जाए तो उसकी जो अवस्था है, उसका आयतन जो है वो हमेशा निश्चित रहेगा। इसी तरीके से लिक्विड जो है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे पानी 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। अगर उसको जग में डालो, चाहे बाल्टी में डालो या किसी ड्रम में डालो, तो उस तरीके से क्या है कि 1 लीटर जितना आयतन है उसका वो 1 लीटर ही रहेगा। 2 लीटर तो 2 लीटर ही रहेगा, वो ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। किसी बर्तन में डालने से वो कम या ज़्यादा नहीं होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, जैसे गैस है तो गैस का जो अपने बात करें वॉल्यूम जो है वो फिक्स नहीं होता, ये चेंजेबल होता है। यानी कि जैसे गैस है, उसको अगर कमरे के अंदर है वो तो बहुत सारा आयतन में फैली हुई है। अगर वही गैस किसी छोटे सिलेंडर में डाली है तो वो सिलेंडर का आकार उसने ले रखा है, उतना ही उसका वॉल्यूम है। और अगर हवा, अपने जैसे वातावरण की बाहर की बात करें, और ज़्यादा मतलब बड़ी जगह में वो है तो वो बहुत दूर तक फैल जाती है, और जिससे क्या है कि उसका आयतन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी अपने कह सकते हैं कि गैस का आयतन बहुत कम भी किया जा सकता है प्रेशर बढ़ाने पर, और अगर उसका प्रेशर उसका घटा दिया जाए तो उसका जो है वॉल्यूम वो बढ़ भी सकता है। तो ये थी चीज़ की अपने 3 कैरेक्टरिस्टिक इसके डिस्कस किए। 4th कैरेक्टरिस्टिक जो है उसके बारे में अपने बात करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूलर फोर्स। ये अपने कल भी किया था, चलो मैं दोबारा डिस्कस कर देता हूँ। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी परमाणुओं के बीच, अणुओं के बीच लगने वाला जो बल है आपस के अंदर, आकर्षण बल जो है वो किस तरीके का है। इसमें मैक्सिमम होता है और इसमें लेस देन सॉलिड, और इसमें क्या है, मिनिमम। ये अपने कल भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अपना इसका ले लेते हैं कि स्पेस या वेकेंट स्पेस कितना होता है। वेकेंट स्पेस, वेकेंट स्पेस के अंदर अपने बात करें तो वेकेंट स्पेस जो सॉलिड में है वो मिनिमम होता है, और लिक्विड है तो लिक्विड के अंदर ग्रेटर देन या मोर देन, अपने कह सकते हैं मोर देन सॉलिड, और इसके अंदर क्या है, मैक्सिमम होता है। यानी कि अपने अगर बात करें तो गैस है, गैस के मॉलिक्यूल जो है बहुत दूर दूर होते हैं। उसके बाद अपने नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो इसका है वो डिस्कस कर लेते हैं, जो है 6th कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की बात करें, विसरण होता है या नहीं होता, कैसे होता है, इसकी बात करें। जो सॉलिड है उसमें डिफ्यूजन नहीं होता, नो, अपने कह सकते हैं। और लिक्विड में क्या है, डिफ्यूजन होता है। इसमें सॉलिड और गैस दोनों का डिफ्यूजन होता है। इसके अंदर सॉलिड एंड गैस दोनों का डिफ्यूजन होता है। अपने जैसे बात करें कि कल ही अपने बात की थी कि पोटेशियम परमैंगनेट का छोटा सा क्रिस्टल आप पानी में डालो तो वो सारे उस बीकर के अंदर या ग्लास जिसमें उसमें डाला है उस सारे पानी के अंदर वो अपने आप विसरित हो जाएगा। इसी तरीके से क्या है कि अपने को पता है कि बहुत सारी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी या ऑक्सीजन तो मेनली अपने को पता है कि पानी के अंदर घुली होती है। तो ऑक्सीजन गैस पानी के अंदर घुली है, यानी कि वो उसके अंदर विसरित हुई है, उसका डिफ्यूजन उसके अंदर हुआ है। और इसी तरीके से अपने गैस का बात करें तो गैस के अंदर किसी का डिफ्यूजन दूसरी चीज़ का नहीं होता, गैस के अंदर सिर्फ गैस का ही डिफ्यूजन होता है, नो डिफ्यूजन अपने कह सकते हैं। कई परिस्थितियों में जैसे सॉलिड या लिक्विड जैसे है
वो गैस के अंदर डिफ्यूज होके उसको कंप्लीटली उसके अंदर डिफ्यूज नहीं मान सकते, पर एरोसोल या जैसे अपने बोलते हैं कोहरा जिसका निर्माण करते हैं, तो उस परिस्थिति में अपने कह सकते हैं कि सॉलिड और लिक्विड जो है दोनों गैस अवस्था के अंदर, वो आगे इसके अंदर एक अलग टाइप आएगा जिसको कोलॉइडल सॉल्यूशन अपने कहते हैं, उसका निर्माण करते हैं। इसके बाद अपने इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो देखते हैं, चलो नीचे देख लेते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी यानी कि इसको दबाया जा सकता है या नहीं, कंप्रेसिबिलिटी। इसके बारे में अपनी बात करें तो सॉलिड के अंदर कंप्रेसिबिलिटी जो है वो ना के बराबर या इक्वल टू 0 होती है। कंप्रेसिबिलिटी 0 अपने कह सकते हैं कि इसमें ना के बराबर कंप्रेसिबिलिटी, इसको जो भी सॉलिड है उसको दबाया नहीं जा सकता, यानी कि बहुत ज़्यादा दबाएंगे तो वो टूट जाता है, पर उसका दबाने से उसका आकार चेंज नहीं होगा। और अगर बात करें लिक्विड में थोड़ी सी होती है, बिल्कुल मतलब मोर देन अपने कह सकते हैं कि सॉलिड्स, मोर देन सॉलिड से थोड़ी सी ज़्यादा इसको कंप्रेस किया जाता है। इसका सिंपली आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। एक खाली सिरिंज आप घर पर लेकर उसके अंदर कोई पहले ठोस पदार्थ डालकर आप उसको दबाने का प्रयास करें, फिर उसके अंदर आप थोड़ा सा पानी लेकर उसको थोड़ा दबाने का प्रयास करें। आगे उसका जो आगे का आपने कह सकते हैं मुंह है उसको बंद कर देना है हाथ की सहायता से, और पिस्टन को पूरा दबाव देकर उसको दबाना है, तो उससे पता चल जाएगा कि उसको कितना कंप्रेस अपने कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर जब खाली होती है अपने सिरिंज, उसको अगर आगे से बंद करके और अपने दबाते हैं तो काफ़ी हद तक पिस्टन जो है अंदर तक चला जाता है, तो उससे अपने को पता चलता है कि गैस जो है उसको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दबाया जा सकता है, यानी अपने इसको कह सकते हैं कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल यानी कि इसको दबाया जा सकता है, अपने इसको कह सकते हैं। तो ये अपने कुछ मुख्य कैरेक्टरिस्टिक थे, मुख्य लक्षण गुण अपने कह सकते हो कि पदार्थ के थे, उनकी 3 अवस्थाएं सॉलिड, लिक्विड और गैस है, और इन तीनों अवस्थाओं के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक जो अपने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इसके बाद में आगे अपने इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इनको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अगर लेके जाते हैं तो वो कैसे लेके जाया जा सकता है, और उस दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में अपने आगे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स अपने बात कर रहे थे कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है, क्या उसकी अवस्था को बदला जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। उसकी अवस्था परिवर्तन के दौरान क्या क्या परिवर्तन आते हैं उसके बारे में अपने यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, एक सिंपल सा मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे अपने बात करें कि पानी जो H2O है, वाटर, उसकी 3 अवस्थाएं हैं अपने सॉलिड, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के अंदर अपने बात करें तो सबसे पहले अपने इसकी सॉलिड के बारे में बात करते हैं, तो वो है आइस, और लिक्विड के बारे में अपने को पता ही है, वाटर जिसको बोलते हैं अपने, और जो इसकी 3rd स्टेज है यानी कि जिसको अपने भाप भी बोलते हैं, वेपर भी बोलते हैं, तो ये है इसकी 3 स्टेज, यानी कि बर्फ, पानी और भाप, ये 3 इसकी अवस्थाएं हैं। तो इन अवस्था परिवर्तन इनका कैसे होता है, आप उसके दौरान होने वाले चेंजेस हैं वो क्या क्या हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि आइस है, आइस से जब वाटर बनता है तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग, मेल्टिंग या पिघलना जिसको बोलते हैं, ठीक है। वाटर जो है पानी की अवस्था में जैसे अपने पास आ गया, इससे अगर इसको अगर और ज़्यादा अपने इसकी अवस्था चेंज करते हैं, इससे क्या होगा कि ये अवस्थाएं क्यों परिवर्तित होती है, तापमान परिवर्तन के कारण होती है। अवस्था परिवर्तन जो है वो क्यों होता है, तापमान परिवर्तन के कारण। तापमान इसके पीछे इशू है कि जब तापमान को बढ़ाया जाता है यानी कि इसको गर्म किया जाता है तो ये ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाता है, और द्रव अवस्था को और ज़्यादा अपने गर्म करते हैं तो वो क्या रहता है, इसको वाष्पीकरण बोलते हैं। वाष्पीकरण यानी कि ये वाष्प अवस्था में आ जाता है, इसकी भाप बन जाती है, वाष्प बन जाती है, इसको और ज़्यादा गर्म करते हैं।
अब इसको उल्टा लेते हैं, इसको वाष्पीकरण बोलना। इसके बाद अपने बात करते हैं कि जैसे भाप है तो भाप को अगर अपने ठंडा करते हैं, इसका लिख देता हूं मैं, कूलिंग। ठंडा करने पर पानी बन जाता है, तो इस अवस्था को बोलते हैं द्रवण, या इसको अपने कंडेंसेशन भी कहा जाता है। कंडेंसेशन यानी कि कंडेंस होके वापस द्रव अवस्था में तब्दील हो जाती है। पानी है, पानी को और ज्यादा अपने ठंडा करते हैं, इसकी कूलिंग करते हैं, तो ये क्या रहता है, पानी को जो बर्फ जमती है तो उसको किस में रखते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग, यानी कि जमना जिसको बोलते हैं, ये जम जाती है। तो ये थे कुछ प्रोसेस, आपने बात किया सिंपल पानी की जो है। इसके अलावा भी कुछ प्रोसेस है, उनके बारे में अपन नेक्स्ट अपने आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये था कि कोई भी पदार्थ है उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। क्यों होता है? तापमान के प्रभाव के कारण होता है। तापमान के प्रभाव से क्या होता है, उसके अंदर जैसे जैसे तापमान बढ़ाया जाता है वैसे वैसे उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो कण हैं, अणु हैं, परमाणु हैं, उनकी गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है। काइनेटिक ऊर्जा तापमान बढ़ाने से क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं, उसके अणु हैं, परमाणु हैं, जो भी, वो आपस में टकराएंगे, उनमें वाइब्रेशन होगी और आपस में ज़्यादा से ज़्यादा वो टकराएंगे। उनमें टक्करों की संख्या, कोलाइड जो है उनमें बढ़ जाएगी, कोलिजन बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा कि वो जो आकर्षण बल आपने पहले बात की थी कि सॉलिड है, सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी कि आकर्षण बल जो ज़्यादा होता है, यानी कि आसपास बिल्कुल बिल्कुल पास पास होते हैं इसके जो पार्टिकल्स हैं, अणु बिल्कुल पास पास होते हैं। जब इसको गर्म किया जाता है तो ये द्रव अवस्था में आकर ऐसे दूर दूर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वाइब्रेशन बढ़ती है, वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है उस आकर्षण बल को वो पार कर लेती है, और उससे क्या होता है कि वो अणु एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। इसी अवस्था को अपने द्रव अवस्था या लिक्विड कहते हैं। इसी तरीके से क्या है, लिक्विड को और ज़्यादा गर्म करेंगे तो इसमें काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा बढ़ेगी, और ज़्यादा बढ़ेगी तो ये क्या है कि जो कुछ इनके बीच में कोई फोर्स लगा हुआ था, जो कि इनको द्रव अवस्था के रूप में बांधा हुआ था, वो फोर्स भी क्या है, टूट जाएगा, और ये जो अणु हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, काफ़ी दूर दूर चले जाएंगे, जिससे उनको अपने गैस अवस्था में पाएंगे, यानी कि ये गैस अवस्था में पहुंच जाते हैं। यानी अपने बात करेंगे कि अब एक्चुअल में यही फैक्टर था तापमान बढ़ाना। तापमान बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनके बीच में लगने वाला बल था वो टूट गया, और ये अणु जो पहले पास पास थे जिससे कारण ये ठोस था, और जैसे ही दूर दूर हो गए अणु, ये द्रव अवस्था में बदल गया, और ज्यादा दूर दूर हो गई, ये गैस अवस्था में तब्दील हो गया। तो ये था बच्चों कि तापमान के प्रभाव के कारण किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में क्या अपने बात करते हैं कि उसके अंदर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं, अपने ये तो था जो नॉर्मल अपने कह सकते हैं कि प्रोसीजर, कि पदार्थ को जैसे गर्म करते हैं तो वो पहले सॉलिड से ठोस मतलब अपने लिक्विड अवस्था में जाएगा, और लिक्विड से फिर गैस स्टेट में जाएगा। पर कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो जिनको गर्म करने पर वो सीधे ही ठोस अवस्था से गैस अवस्था में चले जाते हैं। उन पदार्थों के बारे में अपने यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस प्रोसीजर को अपने ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन इसको कहते हैं। सब्लिमेशन के बारे में अपने यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैं कुछ पदार्थ आपको बता देता हूँ यहाँ पर। पहले अपने सब्लिमेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
सब्लिमेशन। सब्लिमेशन या जिसको ऊर्ध्वपातन भी कहा जाता है। सब्लिमेशन में क्या होता है कि जैसे अपने बात करें कि कोई पदार्थ है वो सॉलिड स्टेट में है, जब उसको गर्म किया जाता है वो सिंपली डायरेक्टली पहले लिक्विड में वैसे परिवर्तित होना चाहिए, पर लिक्विड में परिवर्तित नहीं होता, सीधा गैस स्टेट में चला जाता है। और गैस स्टेट को जब वापस अपनी कूलिंग करते हैं तो वापस सॉलिड स्टेट में आ जाता है, यानी कि बीच में द्रव अवस्था जो है वो नहीं पाई जाती इसके अवस्था परिवर्तन के दौरान। तो इस घटना को सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन दर्शाने वाले कुछ पदार्थ हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो है कपूर और अमोनियम क्लोराइड भी है, NH4Cl। इन पदार्थों को आप अगर गर्म करोगे, इसकी एक्टिविटी भी अलग से तैयार की जाएगी, उसमें आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि जब इनको गर्म किया जाता है तो ये इसकी भाप बन जाती है, वाष्प बन जाती है। और इसी तरीके से अमोनियम क्लोराइड को भी गर्म किया जाता है तो उसकी भी वाष्प बन जाती है। जैसे अपने लिखेंगे तो इसको NH4Cl, पर ये गैस स्टेट में होगा और गैस को जब कूलिंग करेंगे वापस इसको ठंडा करेंगे तो ये NH4Cl जो है सॉलिड बन जाएगा, यानी कि द्रव अवस्था बीच में कहीं भी नहीं आती। तो इस घटना को अपने कहते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन इसको कहते हैं। इसके बाद अपने बात करते हैं, ये तो था कि तापमान बढ़ाने पर अवस्था में परिवर्तन कैसे कैसे आता है। इसके बाद अपने बात करते हैं कि किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन पर दाब का यानी कि प्रेशर का क्या प्रभाव है, उसके बारे में जल्दी से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दाब बढ़ाने पर बच्चों अवस्था में परिवर्तन आता है, वो किस प्रकार से आता है आपने देखते हैं। प्रेशर, दाब या प्रेशर, इससे क्या होगा, कोई भी अपने स्टेट है, जैसे अपने बात करते हैं सॉलिड है, अगर इसके अंदर प्रेशर को अपने डिक्रीज करें, प्रेशर को कम करते हैं तो ये लिक्विड में आ जाती है। और लिक्विड का प्रेशर और कम करते हैं, प्रेशर को ऐसे में लिख रहा हूं, कम कर रहे हैं, यहां भी प्रेशर को कम कर रहे हैं तो ये गैस में आ जाती है। जो गैस है इसका अगर प्रेशर अपने इंक्रीज करें, इसको अगर ज़्यादा दबाया जाता है, जैसे कि प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है तो ये लिक्विड में आ जाती है, और लिक्विड का और ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज किया जाता है तो वो सॉलिड में तब्दील हो जाती है। इसके बारे में अपने बात करते हैं कि जैसे आप देखते होंगे आमतौर पर घर के अंदर अपने वो ये उदाहरण देखने में मिल जाता है कि गैस भरी होती है फ्रिज के अंदर या एसी के अंदर, बोलते हैं कि हाँ इसके अंदर गैस भरी हुई है, वो CFC होती है, आमतौर पर फ्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं जो कि रेफ्रिजरेशन का काम करते हैं। CFC या फ्यून्स जिसको बोलते हैं, इनको कंप्रेसर की मदद से, एक छोटी पीछे मोटर लगी होती है, उस कंप्रेसर से उसको दबाया जाता है, गैस को दबाया जाता है तो आप देखते हैं कि अंदर कूलिंग पैदा होती है, ठंडक पैदा होती है। और जो पाइप्स होती हैं उसकी छोटी छोटी, उनके ऊपर पानी की ओस की बूंदें अपने को दिखाई देती है। और जैसे ही मान लो अंदर कोई पानी वगैरह H2O जो भी रखा हुआ है वो और ज़्यादा कंप्रेस होगा तो वो बर्फ में तब्दील हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने क्या है कि बात करते हैं कि जैसे जैसे, और यही प्रोसीजर जो है वापस आगे भी फॉलो करता है, रिवर्स भी होता है। जैसे प्रेशर को घटाया जाएगा, एक्चुअल में अपने बात करते हैं प्रेशर को जैसे जैसे घटाया जाएगा वैसे वैसे ये रिवर्स में प्रोसीजर हो जाता है। तो ये तो थी बात अपने करते हैं कि प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है कि कोई भी पदार्थ जो है उसके अंदर चेंज क्यों आता है, इसके बारे में अपनी बात करते हैं। कि आप देखते हैं कि सपोज करो कोई गैस है इस कंटेनर के अंदर डाली हुई है और इस सिस्टम से इसको दबाया जा रहा है, ये इसके अंदर गैस है। आपने बात करते हैं LPG, CNG, काफ़ी ये आपके लिए कॉमन होगी गैसेस के नाम। LPG का नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस और CNG का है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
यानी कि इसको भी कंप्रेस किया हुआ है। एलपीजी में क्या है कि इसको जब दबाते हैं, यानी कि है तो ये गैस, पर अपने को सिलेंडर के अंदर कैसे मिलती है, द्रव अवस्था में मिलती है। क्यों द्रव अवस्था में मिलती है? क्योंकि जब दबाया जाता है तो इसके पार्टिकल्स जो हैं गैस के बहुत नज़दीक आ जाती हैं। और जैसे अपने बात किया था, बात कि गैस के अंदर दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स और द्रव में उससे थोड़े पास पास होते हैं। तो इनकी बजाय इनके बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है बहुत थोड़ा होता है, वैकेंट स्पेस थोड़ा होता है किसमें, द्रव में। तो ये क्या होता है कि दबाने से, यानी कि ये गैस जो है चाहे सीएनजी है चाहे एलपीजी है, वो अपने को द्रवावस्था में प्राप्त होती है। तो इस तरीके से अपने कह सकते हैं कि गैस जो है उसका दाब, उस पर दाब बढ़ाने से, उसको ज़्यादा दबाने से, उसका प्रेशर बढ़ाने से वो द्रवावस्था में परिवर्तित हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि जो जो आज आपने कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर समझे हैं, जो जो कैरेक्टरिस्टिक अपने किए हैं मैटर के, वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। जैसे कि सॉलिड गैस, सॉलिड लिक्विड एंड गैस तीनों स्टेट्स में क्या क्या अंतर हैं, वो कैसे कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित कैसे किया जा सकता है, और पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान उसके अंदर क्या क्या प्रभाव पैदा होते हैं, ये सारे आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। और अगर आपने अभी तक साइंस गुरु एनसीईआरटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।